हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिलाषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल एनएक्सेस फेयर पे। और आधुनिक इतिहास में हम क्या पढ़ रहे थे? यूरोपियों का भारत में आगमन। ओके, और अगर आप सबने अभी तक हमारे पहले के 2 लेक्चर को नहीं देखा है तो मेरा एक सजेशन मानो कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले उन दोनों लेक्चर को जरूर कवर करना, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जान लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा देखते हैं। हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है। हमने स्टूडेंट्स लेक्चर 1 में बैकग्राउंड के बारे में देखा है कि आखिर यूरोपियंस भारत क्यों आए थे, उसके बारे में जाना था, उसकी पूरी कहानी जानी थी। दूसरी लेक्चर में हमने क्या देखा, जो यूरोपियंस की जो पहली कंपनी थी पुर्तगाल की, वो भारत आई। और आज के हमारे लेक्चर 3 में हम जानेंगे दूसरी यूरोपियन कंपनी डच के बारे में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी यूरोपियन कंपनी के बारे में जो पुर्तगालियों के बाद आई थी, और वो कौन थी? वो थी डच कंपनी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम ये बात करेंगे कि हम आगे पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है ओवरव्यू, यानी कि डच कंपनी ने किस तरीके से अपने कॉमर्शियल एंटरप्राइज को स्टैब्लिश किया था, कहाँ? भारत और ईस्ट के दूसरे देशों में। ठीक है, फिर हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी कौन से साल में बनी, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ थे, ये किस टाइप की कंपनी थी, इन सारे चीज़ों के बारे में। फिर हम बात करेंगे डच सेटलमेंट के बारे में। ठीक है, कि इंडिया में कहाँ कहाँ इन्होंने कौन से कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपने फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में। फिर हम बात करेंगे एंग्लो डच राइवलरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो डच हैं ये कहाँ के सिटीजन थे? ये थे नीदरलैंड, यानी नीदरलैंड के पीपल को हम क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। और इनका पहले क्या नाम हुआ करता था? हॉलैंड। और ऑफिशियली इन्होंने अपना नाम अब प्रेजेंट में क्या है? नीदरलैंड है। ठीक है, तो प्रेजेंट में इनका नाम हॉलैंड से नीदरलैंड हो गया है। अब देखिए 1596 में कॉर्नेलिस दे हाउटमैन, ठीक है, ये पहला डच नागरिक था जो ईस्ट के एक्सपेडिशन पे आता है। पहला डच नागरिक था जो कि कहाँ आता है? ईस्ट की तरफ आता है। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगी कि देखिए जब भी हम कुछ गलती करते हैं, ठीक है, या फिर कोई गलती करता है तो उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, हमेशा सीखते हैं। तो देखिए क्या हुआ था कि जब पुर्तगाली, ठीक है, जब पुर्तगाली भारत आए थे तो कौन आया था पहले? वास्को डी गामा आया था। तो देखिए वास्को डी गामा जब यहाँ आया था और उसको जब 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ था, जैसा हमने देखा ही था, इसको क्या हुआ था? 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ था। अब इस प्रॉफिट को देख के बाकी दूसरे सारे ट्रेडर्स क्या हो जाते हैं? सारे ट्रेडर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये देख करके, प्रॉफिट देख करके वो सब क्या आते हैं? वो सब भारत आने लगते हैं। और हमने देखा भी था कि 1500 में जो कैब्राल था वो भी भारत आया था। ठीक है, वो भी भारत आया था। अब देखिए जब बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे मर्चेंट्स जब आने लगेंगे, ठीक है, जब यहाँ पे आने लगेंगे तो क्या होगा? इनके खुद में ही कंपटीशन होने लगेगी। ठीक है, इनके खुद में ही कंपटीशन होने लगेगी। इससे क्या होगा? इससे किसी एक चीज़ की मोनोपोली तो स्टैब्लिश हो नहीं पाएगी, किसी एक कंपनी की मोनोपोली कभी भी स्टैब्लिश नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये गलती शुरू में तो पुर्तगालियों ने किया था, हालांकि बाद में इन्होंने इसे सुधार लिया था। लेकिन क्या हुआ था? डच ने ये गलती करी ही नहीं। ठीक है, डच ने ये गलती नहीं की। इन्होंने क्या किया? छोटी छोटी बहुत सारी, ठीक है, स्मॉल ट्रेडिंग कंपनीज को क्या किया? स्मॉल ट्रेडिंग कंपनीज को अमेलगमेट किया। ठीक है, क्या किया? अमेलगमेट किया। ठीक है, अमेलगमेट मतलब होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियों को एक साथ मिला लेना, एक सिंगल एंटिटी बनाना। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी ट्रेडिंग कंपनीज को अमेलगमेट किया और एक सिंगल कंपनी बनी जो कि थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई। ठीक है, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इन्होंने ये गलती नहीं दोहराई और इन्होंने पहले ही बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज को एक साथ मिला के अमेलगमेट करके एक सिंगल कंपनी बनाई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इसी के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं कि देखिए 1602 में इनकी कंपनी बनी थी। हमने पहले भी पढ़ा था, कहाँ पे? डच में ही बना था, डच नहीं, नीदरलैंड में ही बना था। और बहुत सारी मेनी स्मॉल ट्रेडिंग कंपनीज अमेलगमेट हुई। ठीक है, और क्या बनी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ फिर आगे कि जो डच पार्लियामेंट थी, वहाँ की जो पार्लियामेंट थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने
21 साल के लिए उन्हें चार्टर प्रोवाइड किया। चार्टर मतलब क्या होता है? चार्टर मतलब होता है अधिकार पत्र, ठीक है। उन्हें पावर दिया, उन्हें ये अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? कि आप क्या करो, आप किसी भी दूसरे देशों में कहीं पे भी जाते हो, जहाँ पे अपना फैक्ट्री स्टेब्लिश करते हो, अपना सेंटर स्टेब्लिश करते हो, वहाँ पे आप वॉर कर सकते हो। ये अधिकार दिया। और किस चीज़ का अधिकार दिया? आप किसी से क्या कर सकते हो? संधि कर सकते हो। किसी भी दूसरी कंपनी या कंट्री के साथ आप संधि कर सकते हो। फिर क्या किया? पोजेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि अधिकार कर सकते हो। किसी भी दूसरे क्षेत्र पे आप क्या कर सकते हो? अपना पोजेशन कर सकते हो। और फिर फोर्ट्रेस, यानी कि आप किलाबंदी कर सकते हो, अपनी किला बना सकते हो, किलाबंदी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे अधिकार इस चार्टर से उनके पास 21 सालों के लिए आ गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो कर सके। तो चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी के बारे में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो देखिए ये किस टाइप की कंपनी थी? ये एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी थी। अब ज्वाइंट वेंचर किसको कहते हैं? तो देखिए जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज किसी सिंगल प्रोजेक्ट पे काम करती है। क्यों करती है? उसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, या फिर उसके प्रॉफिट के लिए, उसी को हम ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। तो देखिए ज्वाइंट वेंचर में क्या था? गवर्नमेंट के शेयर्स भी थे और प्राइवेट कंपनीज की भी शेयर्स थी, इसीलिए ये ज्वाइंट वेंचर था। अब देखिए डच जो थे उनकी कंपनी तो 1602 में बन गई थी, लेकिन वो आए कब थे? 1605 में भारत आए थे, ठीक है। और इनका पहला सेंटर था वो कहाँ था? मसूलीपट्टनम में था, जो कि 1605 में स्टेब्लिश हुआ था। और मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अब देखिए भारत में जो है इनका पहला हेडक्वार्टर कहाँ था? पुलिकट तमिलनाडु में, ठीक है, पुलिकट तमिलनाडु में। अब देखिए ईस्टर्न हेडक्वार्टर जो कि कहाँ था? बटाविया इंडोनेशिया में। जो डच थे उनका मेजर फोकस किस चीज़ पे था? ट्रेड पे था। उनका मेजर फोकस जो था वो किस चीज़ पे था? ट्रेड पे था, ना कि एम्पायर बिल्डिंग, यानी कि साम्राज्य का विस्तार या फिर साम्राज्य को स्थापित करने में उनका ये इंटरेस्ट नहीं था। वो ज़्यादा फोकस ट्रेड पे कर रहे थे। क्यों? ताकि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, मैक्सिमम वो गेन कर सके व्यापार करके, ठीक है। ये इनका मेजर फोकस था। और इनका फोकस कहाँ था? इनका फोकस था इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड्स पे, ठीक है। और ये स्पाइस आइलैंड कौन सा है इंडोनेशिया का? मालुकू आइलैंड, ठीक है, मालुकू आइलैंड। तो इनका फोकस यहाँ ज़्यादा था। और देखिए बाद में इन्होंने स्पाइस के ऊपर अपनी मोनोपोली भी इस्टेब्लिश कर ली थी, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे कि स्पाइस के ऊपर इन्होंने अपनी मोनोपोली भी इस्टेब्लिश कर ली थी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम जानेंगे कि डच ने कहाँ कहाँ सेटलमेंट किया था, कौन कौन से एरिया पे इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज, अपनी सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया। तो देखिए जब हम वेस्ट कोस्ट की बात करते हैं तो सूरत वाले जगह पे जो कि गुजरात में है, फिर कोची में जो कि केरला में है, ठीक है। फिर हम जब उत्तर भारत की बात करते हैं तो यूपी, बिहार, बिहार में मेनली कहाँ? पटना, पटना में 1632 में। देखिए जो बिहार के जो भी पेपर्स होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि डच ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्टेब्लिश की थी, ठीक है। तो पटना में की थी, कौन से साल में की थी? तो 1632 में की थी, ठीक है। अब बंगाल वाली जो बंगाल वाला रीजन था वहाँ पे उन्होंने चिंसूड़ा में और कासिम बाजार में किया था, ठीक है। अब ईस्ट कोस्ट की बात करें या फिर कोरोमंडल कोस्ट की, वहाँ पे कहाँ कहाँ किया था? तो मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर इन्होंने अपना पहला सेंटर भी इस्टेब्लिश किया था 1605 में, ठीक है। फिर पुलिकट में, पुलिकट में तो पता ही है कि हेडक्वार्टर भी इन्होंने खोला था 1609 में। फिर नागपट्टनम में जो कि इन्होंने क्या किया था? पुर्तगालियों से छीन लिया था। फिर बालासोर उड़ीसा में, फिर करईकाल में, फिर बिमलीपट्टनम में। तो इन सारे कोरोमंडल कोस्ट के रीजन पे इन्होंने अपना सेंटर इस्टेब्लिश किया था। तो इसमें से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, एक मसूलीपट्टनम और एक पुलिकट, क्योंकि भारत में इनका हेडक्वार्टर था पुलिकट में, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं तो इसको हम एक बार मैप से भी समझ लेते हैं। तो देखिए ये है सूरत वाला जगह, ठीक है। और सूरत वाला जगह कहाँ है? देखिए गुजरात में है, तो यहाँ पे किया था इन्होंने। फिर कोची वाला, कोची कहाँ है? केरला में है। अब देखिए ये यूपी, बिहार, इस वाले रीजन में भी हमने देखा था 1632 में जो बिहार में हुआ था, पटना में। अब देखिए ईस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे तो देखिए नागापट्टनम में, करईकाल में, मसूलीपट्टनम में, ठीक है, पुलिकट में, देखिए बिमलीपट्टनम में, बालासोर जो कि देखिए उड़ीसा वाला एरिया है, देखिए चिंसूड़ा में जो कि वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि देखिए ये सारा जो है वो ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है। एक और चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि इन्होंने जो है वो वेस्ट की तरफ या फिर नॉर्थ की तरफ ज़्यादा इनका फोकस नहीं था। इनका फोकस कहाँ था? ज़्यादा से ज़्यादा ईस्टर्न साइड था।
जबकि देखिए हमने पुर्तगालियों में देखा था कि उन्होंने इधर ज़्यादा फोकस कर रखा था, ठीक है, वेस्ट के साइड, लेकिन इनका फोकस कहाँ हो रहा था, इनका फोकस था ईस्ट के साइड। ऐसा क्यों था, सोचने वाली बात है। क्योंकि देखिए ये क्या किए थे, ये फार ईस्ट तक गए थे, फार ईस्ट तक गए थे। और हमने अभी देखा भी था कि इंडोनेशिया तक भी गए थे ये, और भी अलग अलग ईस्टर्न कंट्रीज में ये गए थे। और इनका ये भी फोकस था कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, भारत और अलग ईस्टर्न कंट्रीज में ये ट्रेड भी कर सके, क्योंकि मेनली तो इनका मकसद यही था कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके, ठीक है। तो ताकि इधर इसलिए किया था ईस्टर्न साइड में कि इन्हें क्या हो, इधर जाने में सहूलियत हो, आराम हो, ईजिली वो यहाँ से अपना आवागमन कर सके। इस वजह से इन्होंने मेनली ईस्टर्न साइड अपना फोकस रखा था, ठीक है। ये चीज़ हमने मैप से समझ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, ट्रेड करने के लिए वो कहाँ तक गए, फार ईस्ट तक गए, ठीक है, ईस्टर्न कंट्रीज तक गए वो अलग अलग। और उन्होंने वहाँ क्या किया, बहुत सारी इंडियन मर्चेंडाइज को क्या किया, एक्सपोर्ट किया, सोल्ड किया। और कौन कौन सी वो इंडियन मर्चेंडाइज थी, तो देखिए देखते हैं। इंडिगो थी, ठीक है। इंडिगो को वो कहाँ से ला रहे थे, यमुना वैली वाले रीजन से ला रहे थे और सेंट्रल इंडिया से ला रहे थे। और इंडिगो का क्या काम होता है, डाई करने के लिए, ठीक है। तो वो वहाँ से ला करके इसको एक्सपोर्ट किया करते थे। फिर हम बात करते हैं कॉटन की, सिल्क की। और भारत को तो उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब भी बना रखा था। तो कॉटन, सिल्क, इन सबको कहाँ से ला रहे थे, बंगाल से ला रहे थे, गुजरात से, कोरोमंडल कोस्ट से। और जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए ब्लैक सॉइल जो होता है वो कॉटन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, कॉटन के लिए। और ब्लैक सॉइल उन्हें कहाँ से मिल जाता था, गुजरात महाराष्ट्र वाले रीजन से ईजिली मिल जाता था, ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ से कॉटन ला रहे थे। अब देखिए ओपियम और राइस ये कहाँ से ला रहे थे, गंगा वैली वाले रीजन से। अब हम बात करते हैं सॉल्ट पीटर की, ठीक है। सॉल्ट पीटर उन्हें कहाँ मिल जा रहा था, सॉल्ट पीटर उन्हें बिहार में मिल जा रहा था। देखिए सॉल्ट पीटर को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में शोरा कहते हैं। क्या बोलते हैं, शोरा। इसका केमिकल फॉर्मूला है KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। और इसे इंडियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडियन सॉल्ट पीटर। अब देखिए इसका यूज़ पहले किस चीज़ के लिए किया जाता था, गन पाउडर बनाने में। और गन पाउडर मतलब क्या हुआ, बारूद बनाने में। देखिए जब हम आगे ट्राइबल रिवॉल्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि एक नोनिया जनजाति थी, एक नोनिया ट्राइब थी, ठीक है, नोनिया ट्राइब थी जो कि बिहार वाले रीजन में हुआ करती थी। और उनके साथ क्या कर रहे थे, डच और इंग्लिश इनको एक्सप्लॉइट किया करते थे कि ये इन्हें कम दामों में सॉल्ट पीटर बेच दिया करे, ठीक है। अब इसी का नोनिया ट्राइब ने जो है वो जम के विरोध किया था। आगे हम पढ़ेंगे इसे। और ये देखिए ये बिहार वाले पेपर के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोनिया ट्राइब। अब देखिए हमने पहले भी बात की थी कि स्पाइस ट्रेड और ब्लैक पेपर पे क्या किया इन्होंने, अपना मोनोपोली स्टैब्लिश किया। तो हमने सारा कुछ जान लिया। तो चलिए अब हम बात करते हैं एंग्लो डच राइवलरी की, यानी कि इंग्लिश और डच की राइवलरी के बारे में। तो देखिए जब 1605 में डच भारत आए थे, ठीक है, डच भारत आए थे, इंडिया आए थे, तो उन्होंने क्या किया था, अपनी कंपनी स्टैब्लिश की थी। कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। और फिर 1611 में इंग्लिश भी आ गई थी। तो इन्हें कितना टाइम लग गया, यहाँ पे 6 साल लग गया, ठीक है, 6 ईयर्स इन्हें लग गए थे इंग्लिश को आने में। मतलब आ तो गए थे 1608 में ही, लेकिन कंपनी को स्टैब्लिश करने में इन्हें और टाइम लग गया था। लेकिन देखिए जैसे जैसे इंग्लिश का राइज हुआ, ये क्या हो गया, ये डच के लिए चैलेंज बनता चला गया, इनके लिए परेशानी, चुनौती हो गई। देखिए एक 7 ईयर्स वॉर हुआ था, ये 7 ईयर्स वॉर हुआ था। हालांकि देखिए ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन थोड़ा ये इसका जानना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो देखिए बहुत सारी यूरोप में क्या हुआ था, यूरोप में बहुत सारी मेजर यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो इस वॉर में इन्वॉल्व हो गई थी, ठीक है। और ये बहुत लंबे समय तक 7 साल तक ये वॉर चला था, ठीक है। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा, दूसरी जो भी वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी इनकी कॉलोनीज होगी वहाँ पे तो इसका असर आएगा ही, ठीक है। वो सब जगह क्या होगी, प्रभावित तो होगी ही इस वॉर की वजह से। तो जितनी भी वर्ल्ड में कॉलोनीज थी इनकी, सारी जगह पे वॉर होने लगी, इन सारी कॉलोनीज में वॉर होने लगी। अब देखिए उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ ना कुछ तो भारत में भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भारत में भी इनकी कॉलोनी थी। और 1759 में बैटल ऑफ बेदरा यहाँ भी हो गया। और किसके किसके बीच हुआ, इंग्लिश के बीच और डच के बीच, इन 2 यूरोपियन कंट्रीज के बीच बैटल ऑफ बेदरा हो गया। और इस बैटल ऑफ बेदरा को हम बैटल ऑफ चिंसूरा या बैटल ऑफ हुगली के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वॉर, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश की जीत हुई और डच की हार हुई। और यहाँ से ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि देखिए इनका मेन फोकस किस चीज़ पे था, ईस्ट की तरफ तो था ही,
फार ईस्ट की तरफ ही था इनका मेन फोकस हमेशा से। और ये क्या, इनका एम्पायर एक्सटेंशन में भी इनका ज़्यादा फोकस नहीं था, ट्रेड में था, ज़्यादा प्रॉफिट करना था। तो जैसे ही वो हारे, इन्होंने अपना सारा फोकस कहाँ कर लिया, साउथ ईस्ट की तरफ कर लिया, ठीक है। और साउथ ईस्ट की तरफ मेनली कंट्रीज़ कौन कौन सी थी, इंडोनेशिया थी, मलक्का थी, श्रीलंका थी। और यहाँ से इन्होंने अपना साउथ ईस्ट की तरफ कर लिया, इन सारी कंट्रीज़ की तरफ। और फाइनली 1799 में इनकी कंपनी बैंकरप्ट या डिसॉल्व हो गई, ठीक है, दिवालिया हो गई। और फाइनली ये कंपनी ख़त्म हो गई। ये सारी चीज़ें हमने बात की, क्या की बात हमने, देखिए जब 1605 में ये आई तो अंग्रेज भी आ गए थे इनके साथ में, कुछ सालों बाद ही आए थे, साथ में नहीं, कुछ साल बाद आए थे। और देखिए फिर ये इनके लिए चैलेंज बन गया। लेकिन देखिए 7 इयर्स वॉर जब हुआ और ये सारी कंट्री एक दूसरे के साथ कॉलोनीज़ में इन्वॉल्व हुई, बहुत सारी अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़, तो इसका प्रभाव भारत में भी देखने को पड़ा। और ये बैटल ऑफ बेदरा या चिंसूरा, या उसको बैटल ऑफ हुगली भी बोलेंगे, यहाँ पे भारत में हो गया। वहाँ पे इंग्लिश की जीत हुई और डच की हार हो गई। और इस तरीके से डच ने अपना सारा रुख साउथ ईस्ट की तरफ कर लिया। और फिर फाइनली 1799 में इनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, डिसॉल्व हो गई, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने इस वीडियो के एंड पे आ चुके हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सब इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर जरूर करना, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, ओके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।